ओके सो ये अभी एक दूसरा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बाय द जर्मन ऑथर कॉल्ड मैक्स म्यूलर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस। मतलब अभी ये चैप्टर में हमें मैक्स म्यूलर बताएंगे कि इंडिया ने क्या क्या ऐसा सिखाया है जो पूरा दुनिया उससे सीख सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द बायोग्राफी, हु वॉज मैक्स म्यूलर? सो लाइक फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर, he was an expert in the field of Oriental and Asian studies. Oriental और Asian studies मतलब इंडिया के बारे में और all the Asian countries. So he has written books like The Sacred Books of the East, Chips from German Shop, and he has translated all these Asian books in English language, which is why we are learning it today because the German reading Sanskrit translates this in English. ठीक है, तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि उन्होंने देखा है कि अभी वेस्ट को इंडिया के एंशियंट और कंटेम्प्रेरी कल्चर से क्या क्या सीखने मिलेगा। ये स्पीच उन्होंने सिविल सर्वेंट्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे तभी के टाइम, बहुत पहले, ये है 1879 और 1910 के एरा के बीच में, तभी इंडिया वॉज ब्रिटिश कॉलोनी। तो वहाँ पे वो लेक्चर देते देते बोल रहे थे कि इंडियन सिविल सर्वेंट्स को इंडिया को समझने के लिए बहुत कुछ इंडिया के कल्चर के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये कल्चर कैसे समझेंगे वो अभी ये स्पीच में बताता है। सो हाउ मेनी टाइम्स व्हेन आई एडवाइज यंग मैन कैंडिडेट्स फॉर द इंडियन सिविल सर्विस टू डिवोट देमसेल्व्स बिफोर ऑल थिंग्स टू अ स्टडी ऑफ संस्कृत। मतलब उन्होंने बोला है कि पहले संस्कृत पढ़ो तो तुम्हें इंडिया के बारे में और अच्छे से पता चलेगा। पर अभी वो देखते हैं कि संस्कृत को पढ़ने से पहले लोगों का बहुत सारे, स्पेशली जो ब्रिटिशर्स थे, वेस्टर्नर्स थे, उनके बहुत बुरे विचार थे। तो पहला है कि उनको लगता है कि संस्कृत में पढ़ने लायक कुछ है नहीं, तो उन लोग बोलते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आर स्टडिंग संस्कृत। वैसे भी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो सब मेन मेन संस्कृत के बुक्स है जैसे कि शकुंतला, मनुस्मृति, हितोपदेशा, ये सब तो उन्होंने पहले से ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रख दिया, तो संस्कृत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हमें मालूम है कि कालिदासा कैसा है, बहुत मतलब सुंदर है, मनुस्मृति बहुत इंटेलिजेंट है, यानी ये वो। तो अभी संस्कृत लिटरेचर अगर हम ओरिजिनल पढ़ने जाए तो वैसे भी हमें जो सीखना है वो तो ऑलरेडी ट्रांसलेट हो चुका है, और हमें जो भी और कुछ सीखना पड़ेगा वो हम लोग को ज़रूरत ही नहीं है, फील ही नहीं होता है। वी डू नॉट केयर टू नो व्हाट एल्स संस्कृत हैज़ टू ऑफर अस। तो उन लोग के दिमाग में हमेशा रहता है कि संस्कृत और ग्रीक लिटरेचर का कंपैरिजन करना, और ग्रीक लिटरेचर संस्कृत लिटरेचर से बेटर है। तो मैक्स म्यूलर बोलते ये जो विचार है तुम्हारा ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बोलते हैं ये दिस सीम्स टू मी अ मोस्ट अनहैप्पी मिसकंसेप्शन, ये बहुत बुरी सोच है और ये मुझे बहुत दुख देता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरे लेक्चर्स के दौरान ये चीज़ को अपना बदलने का कोशिश करूँगा कि संस्कृत लिटरेचर का एक अपना खुद का पर्पस होता है और ग्रीक का खुद का होता है, दोनों अच्छे हैं, इसलिए दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। वाई शुड वी ऑलवेज कंपेयर। अभी यहाँ से हम लोग को मालूम पड़ेगा ये पैसेज से कि इंडिया, और ये वाले पैसेज से कि इंडिया में क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो हम बाकी कंट्रीज सीख सकते हैं। तो ये बताते हैं कि संस्कृत लिटरेचर इज़ फुल ऑफ लेसन्स विच इवन ग्रीक कुड नॉट टीचर्स। मतलब ग्रीक लिटरेचर में बहुत कुछ मिस हो गया है, तो संस्कृत लिटरेचर में वो सब महसूस होता है, समझ में आता है। तो वो बोलते हैं सर्टनली द बेस्ट मीन्स ऑफ मेकिंग एनी यंग मैन अ सिविल सर्वेंट, मतलब कोई भी सिविल सर्वेंट बनने की जो चाह रखता है तो उसके लिए, और जो अभी 25 साल अपना इंडिया में रहने वाला है उसके लिए तो सबसे अच्छा होगा कि वो संस्कृत पढ़ेगा, क्योंकि अगर वो संस्कृत पढ़ लिया तो इंडियंस के ज़्यादा करीब आ सकता है, उनको समझ सकता है, उनके साथ घर मतलब अपना घर जैसा महसूस कर सकता है, और वो भी उनके साथ ऐसे फॉरेनर और ब्रिटिशर जैसा फील नहीं करेंगे, उनको भी लगेगा ये तो इंडियन ही है। तो ऐसे करके ये तो पहला एक प्रैक्टिकल चीज़ हो गया, टू अंडरस्टैंड इंडिया एंड टू बी एबल टू एडमिनिस्टर इंडिया यू नीड टू अंडरस्टैंड इंडियंस। और दूसरी बात हो गई कि बहुत सारे वैल्यू लेसन्स, मॉरल लेसन्स होते हैं संस्कृत में जो ग्रीक लेसन्स में नहीं मिलते हैं, तो वो अच्छे से लिखता है देयर विल बी एन अबेंडेंस ऑफ यूजफुल एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्क फॉर हिम टू डू इफ़ ओनली ही केयर्स टू डू इट।
तो अगर वो अच्छे से काम करना चाहता है इंडिया में, तो वो उसके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, और उसको सीखने के लिए इंडिया के बारे में संस्कृत एक माध्यम है। तो वो बोलता है कि तुम्हें इटली, ग्रीस, इजिप्ट के पिरामिड्स और पैलेसेस में भी इतना ज्ञान नहीं मिलेगा जितना संस्कृत और इंडिया में मिलेगा। फिर अभी वो बड़े पैसेज में लिखता है कि इंडिया के पास है क्या जो सीख सकते हैं। अभी तक तो उन्होंने बोला इंडिया में बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखना चाहिए, ग्रीक से भी बेटर है, पर क्या है? तो फिर वो लिखते हैं, यू विल नाउ अंडरस्टैंड वाई आई हैव चोजन द टाइटल ऑफ माई लेक्चर्स, वॉट कैन इंडिया टीच अस। सो नाउ इफ समबडी आस्क्स यू इन द एग्जाम और समथिंग कि वॉट डिड मैक्स म्यूलर से व्हेन ही सेज दैट वॉट कैन इंडिया टीच अस, you will say there are many things which India has to learn from us, मतलब Greeks बोलते हैं, but there are other things in one sense very important which we too may learn from India, like the Greeks and the Westerners have to learn from India. So what are the things? First, if I were to look to the whole world to find out the country which is most richly endowed मतलब भरा हुआ है, endowed मतलब जिसके पास बहुत कुछ है, विद ऑल द वेल्थ, पावर एंड ब्यूटी दैट नेचर कैन बिस्टाउ, मतलब नेचर अगर देखना है जिसमें पैराडाइज ऑन अर्थ लगता है, मतलब हेवन ऑन अर्थ, जैसे स्वर्ग ही मिल गया, तो वो इंडिया है, क्योंकि वहाँ पे नेचर बहुत है। तो वो होता है आई शुड पॉइंट टू इंडिया। ही यूजेस दिस फ्रेज आई शुड पॉइंट टू इंडिया अगेन एंड अगेन, दैट इज़ टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। सेकेंड रीज़न वाई ही सेज इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट इज़, he says if I were to ask under that sky जहाँ पे ह्यूमन माइंड हैज़ मोस्ट डेवलप्ड, फुल्ली डेवलप्ड, सम ऑफ इट्स चॉइसेस्ट गिफ्ट्स, मतलब माइंड में बहुत कुछ होता है, इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी, मेंटल स्ट्रेस वगैरह, तो वो सब मैनेज करना, वो सब अच्छे से ग्रो करना, ये कहाँ सीखा है? ये है इंडिया में सीखा है। तो ह्यूमन माइंड हैज़ मोस्ट फुल डेवलप्ड, सम ऑफ इट्स चॉइसेस गिफ्ट्स, has most deeply pondered on the greatest problems of life and has found solutions of some of them। मतलब दूसरा चीज़ है, ह्यूमन माइंड तो ग्रो हुआ है, उसके साथ साथ दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसका सल्यूशंस अभी तक मिला नहीं है, पर इंडिया में वो लोग ने वो प्रॉब्लम्स के बारे में सिर्फ सोचा नहीं, उसका सल्यूशंस भी निकाला है। तो बाकी जो गुरु है जो अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं वेस्ट में, लाइक प्लेटो एंड कांट, वो भी इनसे पढ़ के सीख सकते हैं। फिर तीसरा वो लिखता है, एंड इफ़ आई वर टू आस्क माई सेल्फ फ्रॉम वॉट लिटरेचर वी हियर इन यूरोप हैव been nurtured almost exclusively on the thoughts of Greeks and Romans and of one Semitic race, the Jewish, may draw that corrective। मतलब यहाँ पे उन लोगों ने बहुत बढ़ा के बोला है कि हम ग्रीक में है तो हम लोग को सिर्फ ग्रीक लिटरेचर, रोमन लिटरेचर, जूइश लिटरेचर यही पढ़ा होता है। तो ये जो करेक्टिव है, मतलब कोई चीज़ का सल्यूशन, और अब तो वो हम लोग को इसमें इतना पढ़ने के बाद भी मिला नहीं है, वो हमें सिर्फ इंडिया में मिला है। और वो करेक्टिव सल्यूशन क्या है बताती हूँ, ये वो बोलते हैं विच इज़ मोस्ट वांटेड इन ऑर्डर टू मेक आवर इनर लाइफ मोर परफेक्ट। तो वो जो करेक्टिव है, जो सल्यूशन है अपने इनर लाइफ, मतलब अपने दिल को सुकून में लाना, परफेक्ट लाना, मोर कॉम्प्रहेंसिव मतलब मोर मैनेजेबल, मेसी नहीं होना चाहिए, बहुत सॉर्टेड होना चाहिए। फिर मोर यूनिवर्सल मतलब सबके साथ रिलेट कर सको, एंड मोर ट्रूली ह्यूमन, ऑब्वियसली मतलब दूसरों के दर्द को समझने के लिए। और ये जो ज़िंदगी है जो नॉर्मल हम जीते, कंटाला, डेथ, पेन, उसको एक एटर्नल लाइफ और बहुत हैप्पी लाइफ बनाने के लिए जो सल्यूशन है वो इंडिया में मिला है। वो ग्रीक, रोमन, सेमेटिक रेस वो हमें इतना पढ़ने के बाद भी वो बता नहीं पाए, तो इसीलिए इंडिया में बहुत कुछ मिला है, वो हम लोग को सीखना चाहिए। दिस पैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन ही गोज़ ऑन टू गिव वेरियस अदर वेज, संस्कृत को छोड़ के और घूमने को छोड़ के, और भी उन्होंने सजेशंस दिए जिससे हम इंडिया के बारे में अच्छे से समझ सकें। तो वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। वो बोलते हैं, आई नो यू विल बी सरप्राइज टू हियर मी से दिस। वो अभी बोलते हैं कि तुम्हें तो लगता है कि बहुत कुछ तुम्हें पहले से ही मालूम है, या बहुत लोग हैं जो वहाँ पे बहुत साल से रह रहे हैं इंडिया में, और बहुत लोग हैं जिन लोगों ने कभी पैर नहीं रखा है पर इंडिया के बारे में बहुत कुछ मालूम है। लेकिन
अभी मैं जो तरीके से बताऊंगा और मैं जो बताऊंगा वो आपको डरा देगा, हॉरर स्टक, मतलब यू विल बी हॉरर स्ट्रक, यू विल बी एकदम हॉरिफाइड, डर लगेगा कि जो ह्यूमैनिटी तुम इतना बोलते हो ना कि दूसरों के प्रति तुम्हें कंपैशन सेंसिटिविटी होनी चाहिए, वो तुम्हें लगता है कि प्रोफेसर्स के पास मिलेगा या फिर बहुत बड़े फिलोसोफर्स बोल सकेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास इनके बाज़ार में जाओगे, मार्केट प्लेस, तो वहाँ पे भी तुम्हें कोई बहुत काइंड इंसान दिख सकता है। फिर अगर तुम लॉ कोर्ट में जाओगे तो वहाँ पे भी कोई काइंड इंसान दिखेगा। और फिर अपने जब भी गांव में नेटिव प्लेस में जाओगे वहाँ पे भी तुम्हें कोई नया नया काइंड इंसान दिखेगा। तो ऐसा नहीं कि काइंडनेस सिर्फ बड़े लोग ही दे सकते, छोटे छोटे जगह में भी, गांव में भी तुम्हें अलग अलग टाइप के काइंडनेस दिखेंगे। तो ये उनका बोलने का मतलब ये था कि अगर तुम्हें इंडिया को समझना है तो तुम्हें अपना सोच बड़ा करना पड़ेगा और सिटी से निकल के थोड़ा गाँव के तरफ भी जाना ज़रूरी है। ठीक है। देन ही सेज, let me therefore explain at once to my friends who may have lived in India for years as civil servants, officers, missionaries. Missionaries वो होते जो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए उनका मैसेज दूसरे कंट्रीज़ या कोई भी रिलीजन, नॉट जस्ट क्रिश्चियनिटी, लेके इंडिया में आते हैं। तो जैसे मदर टेरेसा एक थी, मदर टेरेसा, वो क्रिश्चियनिटी के लिए इंडिया में आई थी, लोगों का भला करने। ओके। तो वो बोलता है कि मैं बहुत दोस्तों को बोलना चाहता हूँ जो इंडिया में रह रहे हैं कि उनको इतना भी इंडिया के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। और वो इंडिया का नाम कैसे दिए मालूम है? वो सिर्फ इंडिया नहीं बोलते, वो बोलते हैं द सॉइल ऑफ आर्यवर्ता। हम जैसे इंडियंस होके भी हम भारत बोलने का कोशिश करते हैं, पर ये जो है ये बहुत एजुकेटेड टर्म है। आर्यवर्ता मीन्स द एरा ऑफ द आर्यंस, और नॉट द आर्यंस वी हिस्टोरिकली थिंक कि वो ब्लड रेस वाला वगैरह, वो आर्यन नहीं, ये अलग ही है। एक मोमेंट था, कृष्णावर्ता भी था जहाँ पे कृष्णा का एरा था, वो किंग था। तो ये है कृष्णा के पहले का, जब इंडिया एक एरा था कोई, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम। पर ये बहुत संस्कृत वाला शब्द है जो एक जर्मन ने इंग्लिश में यूज़ किया है, तो देखो कितना इंटेलिजेंट है। तो वो बोलता है कि आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ इंडिया ऑफ द सिटीज़ और ऑफ द न्यू एज, बट आई एम थिंकिंग ऑफ इंडिया विच वॉज देयर 1000-2000 years ago। तो तुम जो यहाँ पे सिटी में रह के सोचते हो कि तुमने इंडिया देख लिया है, वो गलत बात है। तुम्हें इंडिया देखने के लिए उनके विलेज कम्युनिटीज़ देखना पड़ेगा। दैट इज़ द ट्रू इंडिया ऑफ द इंडियंस। फिर वो बोलते हैं नाउ I have given you a gist of what true India is and how can you learn from India. Now he gives examples of many Britishers who have gone to India and learnt a lot. मतलब बहुत ब्रिटिशर्स जो लोग आ चुके हैं उनके बारे में वो बताता है कि उन लोग ने क्या क्या सीखा इंडिया से, मतलब एक्चुअली क्या अच्छा सीखा। ऐसे नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से सीखा, डेप्थ में क्या सीखा और ज़िंदगी में क्या उनके बदलाव आ गए। ठीक है। सो वो बोलता है कि इंडिया में आते हो, अगर तुम्हारा कोई पैशन है जो तुम्हें अपने ब्रिटेन के कंट्री में ऐसा मिला है और तुम्हें चाहते हो कि ये पैशन में तुम्हें बहुत फुलफिलमेंट मिले या तुम्हारा इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, तो यू शुड गो टू इंडिया। बिकॉज इंडिया में जितना भी प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन जो भी तुम्हें मिलेगा उनको सॉल्व करने के लिए वो तुम्हारे खुद के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर देगा। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर जगह पे एक ही होता है, सिर्फ नज़रिया अलग अलग होता है बस। और ओके सॉरी, आई थिंक आई मिक्स्ड टू कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट इज़, अगर तुम इंडिया में जाते हो वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम्स है, तो तुम वो प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करने की कोशिश करो तो भगवान तुम्हारा खुद का भी कर देगा। ओके। और दूसरा है, अगर तो ये पहला प्रॉब्लम वो इसलिए बोलता है ताकि जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स है वो थोड़े और भी इन्वॉल्व हो जाए, सिर्फ ऊपर ऊपर से इंडिया को ना देखे, वो बहुत अंदर से देखे। और दूसरा है, वो बोलते हैं अगर तुम्हारा कोई पैशन है जो तुमने इंग्लैंड में डेवलप किया, अगर तुम इंडिया में जाओगे ना तो उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। तो बहुत सारे जो थिंकर्स थे अब्रॉड, जो वेस्टर्न कंट्रीज़, जिन लोगों के बहुत ग्रेट प्रॉब्लम्स दिमाग में ऐसे उलझे हुए थे, जब वो इंडिया जाते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि इंडिया इज़ एन इंटेलेक्चुअल एग्जाइल। मतलब ये है इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड।
जहाँ पे तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो, उनके सल्यूशन भी मिल सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाइल मतलब अपने कंट्री से तड़ी पार हो जाना, मतलब बहुत दिन के लिए किधर और रहने चले जाना विदाउट एनी प्रॉपर सिटीजनशिप। बट दिस इज़ अ पॉजिटिव टर्म, नॉट अ नेगेटिव टर्म, बिकॉज वो बोल रहा है कि तुम्हें कुछ चीज़ सीखने के लिए कोई चीज़ छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए। फिर दूसरा है वो एग्जाम्पल्स अभी दे रहे हैं। ये पहला तो मैंने थोड़ा, आप कन्फ्यूज़ हो गए होगे, पर मैंने ये पहले मिस कर दिया था, अब मैंने डाला। फिर ये सेकंड का अभी उन लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला इफ़ यू केयर अबाउट जियोलॉजी देन देर इज़ वर्क फॉर यू फ्रॉम हिमालयाज टू सेलोन। मतलब अगर तुम जियोलॉजी का पैशन है तो तुम हिमालय से श्रीलंका, सेलोन है श्रीलंका का पुराना नाम, तो वहाँ पे सब जगह तुम्हें काम मिलेगा, बिकॉज इंडिया इज़ फुल ऑफ डिफरेंट सॉइल्स, रॉक्स। देन इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ बॉटनी देर इज़ फ्लोरा rich enough for many hookers. Hookers was a scientist who was interested in botany. Then if you are a zoologist, then think of Haeckel, who is just now rushing through Indian forest and dredging in Indian seas. तो अभी वो presently एक जर्मन है जो इंडिया में एनिमल्स को सीखने गया था, zoology। और उसके दौरान जब ये फॉरेस्ट और सीज़ के अंदर से गया तो उसको सिर्फ एनिमल्स नहीं, पर उसको पूरे अपने ज़िंदगी के बारे में कुछ से रियलाइजेशन हो गया, जैसे कि उसका पूरा बहुत अच्छा सा सपना पूरा हो गया। फिर सेकंड लास्ट वो बोलता है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एथनोलॉजी, एथनोलॉजी मतलब बहुत सारे एथनिसिटीज़ विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस। तो इंडिया इज़ अ लिविंग एथनोलॉजिकल म्यूज़ियम। हमें सबको मालूम है इंडिया इज़ अ कंट्री फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़, तो इसीलिए वो एक लिविंग एथनोलॉजिकल म्यूज़ियम है। मतलब म्यूज़ियम तो है ही क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग चीज़ दिखाई देंगे, और लिविंग क्योंकि वो ज़िंदा है ऑब्वियसली। वो अभी तक कल्चर्स जो अलग अलग है वो मरे नहीं है, वो कल्चर्स अभी तक है। तो एथनिसिटी मतलब तुम कौन से रेस को बिलोंग करते हो। तो अभी हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखते हैं वो थोड़े अलग दिखते हैं फ्रॉम से महाराष्ट्रन्स, देन साउथ इंडियंस लुक डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडियंस। तो ये सब रेस है, वो लोग ब्लड लाइन ही अलग है। तो एक ही कंट्री में सोचो इतने सारे रेस है, तो इट मीन्स दैट इंडिया इज़ अ ट्रूली living ethnological museum. And lastly, which is the most interesting and important part to understand India, is archaeology. तो वो बोलते हैं अगर तुम इंग्लैंड में किधर तो म्यूज़ियम में काम कर रहे हो जहाँ पे तुम्हें सब बोन्स मिल रहा है और बहुत हिस्ट्री सीखने को मिल रहा है क्योंकि तुम खोद के ज़मीन से निकाल रहे हो, देन यू शुड मस्ट रीड जनरल कनिंगहैम्स एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो अलेक्जेंडर कनिंगहैम करके एक थे जनरल जो इंडिया में आके इंडिया में आर्कियोलॉजिकल स्टडी कर करके इंडिया के हिस्ट्री को उन्होंने सामने लाया। तो अगर तुम्हें इंडिया को समझना है तो उनका बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर जब भी तुम उनका हिस्ट्री पढ़ लोगे और उनका हिस्ट्री पढ़ने के बाद तुम विहारास पुराने जो थे कॉलेजेस लाइक तक्षशिला, नालंदा, जो बुद्धिस्ट राजा लोगों ने बनाया था, तो तुम्हें आर्कियोलॉजी पढ़ने के लिए और भी इंटरेस्ट आएगा, जो तुम्हारा पैशन है वो और भी बढ़ जाएगा। ओके, सो दिस इज़ इट, दिस इज़ वेयर वी एंड। ओके।